नमस्कार दोस्तों, आज हम पहल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर लाइव हैं। आज हम सामान्य हिंदी का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है समास। एक ऐसा बिंदु जो आपने शुरुआती कक्षाओं से लेकर अब तक अनवरत पढ़ते आ रहे हैं, उसका नाम है समास। देखिए, सबसे पहले देखेंगे अपन शब्द की उत्पत्ति के बारे में। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक सम और एक आस। सम और आस। सम का मतलब होता है पास। सम एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पास, समीप, नजदीक या सम्यक या समान। यहां पर अपन इसका अर्थ देंगे पास। सम और आस। आस का अर्थ है बैठना। क्या होगा? बैठना। देखो, इसके शब्दों का अर्थ अलग होता है और समास का अर्थ अलग होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसके शब्दों का अर्थ हो गया पास और इसका हो गया आस का हो गया बैठना। और अपन अगर समास शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, या अपन इसको बोल सकते हैं संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण या कह सकते हैं छोटा करना। क्या होगा? छोटा करना। संक्षेप, संक्षिप्तीकरण या छोटा करना, यह हो गए समास का शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर अपन इसके शब्दों का यानी इसके टुकड़ों का अर्थ देखें तो वो होता है पास, बैठना। देखो, एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम या विपरीत अपन बोल सकते हैं इसे। क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। व्यास। समास का अर्थ छोटा करना और व्यास का अर्थ बढ़ाना, विस्तृत करना। यह हो गया। एक चीज और अपन देखेंगे, समास हमेशा संयोग करेगा। दो चीज, समास क्या करेगा? संयोग। संयोग कौन करता है? समास करता है। और एक संधि बन देखते हैं। संधि हमेशा विकार उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विकार। नहीं, जहां पर परिवर्तन होगा वहां तो कौन सा हो जाएगा? संधि। और जहां संयोग होगा वहां समास होता है। बात समझ में आई? अर्थात अपन सीधे तरीके से कह सकते हैं कि शब्दों का जो का त्यों जुड़ जाना एक सामासिक क्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? देखिए, एक शब्द व्यास। व्यास में यण संधि है। इसका होता है वी जोड़ आस। वी जोड़ आस, ये होता है व्यास का विलोम। आई बात समझ में? अब अपन देखते हैं सबसे पहले समास की परिभाषा। क्या होगी समास की परिभाषा? आप सबको पता है कि दो शब्दों को पास रखकर जोड़ना ही समास कहलाता है। अपन इसकी एक व्याकरणिक परिभाषा और देखेंगे। अगर यूं कहें, देखो, एक अपन पहले शब्द देखते हैं। एक शब्द है अपने सामने, दही बड़ा। दही बड़ा, इसका अपन देखते हैं समास विग्रह है या इसका विस्तार। इसका विस्तार क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, यह होगा इस दही बड़े का विस्तार। देखिए, इसमें ये पद और एक ये पद, ये दोनों इसमें क्या है? मूल पद है। और ये जो डूबा हुआ,
इसका यहां पर क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ये जो यहां पर है अदृश्य हो रहा है, अर्थात इसी में छुप रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि दो पदों के पास लाने से कुछ योजक शब्द या चिन्ह या फिर कुछ अव्यय शब्द जब उनका लोप हो जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। जैसे अपन क्रिया से लिखेंगे, जब दो पदों को पास रखने से या मिलाने से कुछ पदों या योजक या अपन बोल सकते हैं विभक्तियों का लोप हो जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। क्या कहलाती है, समास कहलाती है। आई बात समझ में यहां तक? देखिए आगे इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। आगे अपन देखेंगे समास में अपने को दो शब्द और सुनने को मिलेंगे। एक सामासिक पद, एक विग्रह। या फिर इसे बोल सकते हैं समास विग्रह। ठीक है जी। सामासिक पद वो पद होता है जो इकट्ठे रूप में लिखा जाता है, जिसमें इससे जो निर्मित पद बना था वह कौन सा था, दही बड़ा। ये कौन सा हो गया, सामासिक पद। अगर विग्रही पद देखेंगे तो अपन ने जो इसका विस्तार किया, इसमें जो पद लुप्त थे उनको प्रदर्शित किया, वही क्या कहलाएगा, विग्रही पद कहलाएगा या समास विग्रह कहलाएगा। जैसे अपन ने इसका लिखा था, दही में डूबा हुआ बड़ा। ये क्या था, समास विग्रह था। ठीक है जी। अब देखो समास विग्रह इसके भी भेद होते हैं। आपने पहले देखा होगा या नहीं देखा तो देखें। समास विग्रह के दो भेद होते हैं। कितने भेद, दो भेद। किसके होते हैं, समास विग्रह के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। कौन से? पहला अपन बोल सकते हैं नित्य समास विग्रह। और दूसरा अपन बोल सकते हैं अनित्य समास विग्रह। देखिए, नित्य समास विग्रह को अपन लौकिक समास विग्रह भी बोल सकते हैं। लौकिक समास विग्रह, ये अलौकिक समास विग्रह। अलौकिक समास विग्रह, एक लौकिक समास विग्रह और एक अलौकिक समास विग्रह। ये इसके मूल दो भेद होते हैं। खास बात ध्यान रखना, हिंदी में अपना कौन सा प्रचलित है, लौकिक समास विग्रह या अपन जिसे बोल सकते हैं नित्य समास विग्रह। यही रूप अपने को हिंदी में मिलेगा। यानी ये जो अनित्य या अलौकिक समास विग्रह है वो अपने को मूल भाषा में मिलेगा। कौन सी में मिलेगा, मूल भाषा में। और मित्रों, जहां पर मूल का नाम आ जाए अपन किसकी तरफ जाएंगे, संस्कृत की तरफ जाएंगे। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, जिसे अपन देव भाषा भी कह सकते हैं। देव भाषा भी कह सकते हैं। या अपनी हिंदी की जो मातृभाषा है, हिंदी की मातृभाषा वह भी कौन सी है, संस्कृत ही है। हिंदी की मातृभाषा भी संस्कृत ही है। ठीक है, यानी मूल
मातृभाषा या देवभाषा यह किस रूप में है? संस्कृत रूप में मानी जाती है। यानी हिंदी का जो विकास है वह संस्कृत भाषा से ही हुआ है। अपन ये बोल सकते हैं कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आया अपना हिंदी का रूप आया। ये अपन भाषा के विकास में जिसमें पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। चलो, यानी एक तो नित्य समास विग्रह है या लौकिक समास विग्रह है और एक अलौकिक समास विग्रह है यानी अनित्य समास विग्रह। यहां तक कोई दिक्कत? इसके विलोम का खास ध्यान रखना। कई बार ऑप्शन में आपको विग्रह भी मिलेगा। विग्रह जो इसका विलोम नहीं होता है, विग्रह इसका विलोम नहीं होता है। इसका सही विलोम क्या होगा? व्यास। सही विलोम व्यास होगा। विग्रह के रूप में अगर अपन ले तो वह होता है संधि का विग्रह या एक होता है विच्छेद। विच्छेद, देखिए संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और समास का विग्रह होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। संधि का जोड़ना और समास का संक्षेप होता है। तो अगर इसका जोड़ना होगा तो विच्छेद का क्या होता है? विग्रह का क्या होता है? अलग अलग करना। अलग अलग करना। और विच्छेद का भी वही अलग अलग करना या तोड़ना। अलग अलग करना या तोड़ना। तो इसका मूल अपन विलोम देखेंगे संधि का तो वह क्या होता है? विग्रह। लेकिन अगर विग्रह अपने को ऑप्शन में न मिले तो विच्छेद भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में न मिले या दोनों ऑप्शन में मिल जाए ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, अगर दोनों एक साथ आ जाए तो तीसरे या चौथे ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीसरा या चौथा ये भी मिल सकता है उपरोक्त दोनों या ए या बी दोनों, ये भी आपको मिल सकता है। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत? देखिए आगे कुछ शब्द देखते हैं अपन जिसका विग्रह करके देखेंगे। देखिए, पहली बात, समास में कितने पद होते हैं? मूल रूप से अपन परिभाषा में लिखते हैं 2 या 2 से अधिक, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो एक साथ 2 ही पदों का मेल होता है। 2 ही पदों का मेल एक साथ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो इनमें 3 शब्द भी देखे जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण अपन ने काफी बार सुना है, मैंने तन मन और धन के साथ मातृभूमि की सेवा की। तन मन और धन, यानी तन मन धन, तन मन धन के साथ में समर्पित हुई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो तन और मन और धन। लेकिन इसमें भी अगर अपन देखें तो एक साथ तो 2 ही शब्दों का मेल हुआ है, 2 ही पद एक साथ जुड़े हैं। जब ये 2 जुड़े हैं या फिर ये 2 जुड़े हैं, ये नहीं हुआ कि तीनों एक साथ जुड़ गए। इस पद का मेल इसके साथ हुआ है और इसका मेल इन दोनों का मेल एक साथ हुआ है, तीनों का मेल एक साथ नहीं हुआ है। इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि मूल रूप से समास में 2 ही पद होते हैं। इसलिए तन मन धन, मन कर्म और वचन, मन कर्म वचन, आपने काफी बार सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये अपने वो शब्द हैं जिनमें 3 पद आ रहे हैं, और भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अपन देखेंगे मूल रूप से समास में 2 ही पद एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। देखो कुछ उदाहरण देखते हैं अपन इसके। जैसे एक शब्द है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर का अर्थ क्या होगा? पीतांबर का समास विग्रह क्या होगा? अपन पहले समास विग्रह देते हैं, अर्थ बाद में देखेंगे। समास विग्रह होगा, एक तो पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, और एक होगा, 2 इसके समास विग्रह होते हैं। एक होगा
पीत है जिसका अंबर, पीत है जिसका अंबर। काफी ज्यादा ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें एक साथ दो समास विग्रह होते हैं, या अपन यूं भी कर सकते हैं कि कुछ पदों में तो तीन तीन समास विग्रह तक होते हैं, तीन तीन समास भी होते हैं। ठीक है, ये निर्भर है उसका अपन किस प्रकार से विग्रह करते हैं, उसी पर यह निर्धारित होगा। ठीक है जी, पीतांबर। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, जिस प्रकार से आपको प्रश्न आए और उसमें क्या आपको पूछ रहा है उसका खास ध्यान रखना। अपन इसका आगे विस्तार देखेंगे, उससे पहले एक शब्द आया हुआ है उसको देखते हैं। जैसे एक शब्द है चतुरानंद। क्या है? चतुरानंद। ठीक है, मतलब चार आनंद हैं जिसके। चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द खास देखें आया हुआ है एग्जाम के अंदर। क्या होगा इसका विग्रह? चार भुजाएं हैं जिसके, चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात या तो विष्णु या इसका लिया जाता है ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा। ठीक है जी। लेकिन इसका क्या हुआ, एक बार ये एग्जाम में आया कि राम चतुर्भुज बनाता है, राम चतुर्भुज बनाता है। एग्जाम में आया हुआ है राम चतुर्भुज बनाता है। अगर चतुर्भुज का चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु या ब्रह्मा। अगर सीधे रूप में पूछा जाए तो इसका क्या होगा? यही होगा। लेकिन अपने को अगला शब्द किस प्रकार से पूछ रहा है, अपने को प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, इस पर अपन खास ध्यान रखेंगे। अगर इसमें चतुर्भुज को अंडरलाइन किया गया था। अगला पूछना चाह रहा है राम चतुर्भुज बनाता है, और चतुर्भुज में कौन सा समास है, यह प्रश्न आया था। और उसमें ऑप्शन में बहुव्रीहि भी था, बहुव्रीहि भी था और द्विगु समास भी था। बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास वहां पर थे, तो इसमें द्विगु को सही माना गया था नहीं, है भी ये। किस प्रकार से है? क्योंकि यहां पर वह एक चतुर्भुज बनाता है, यानी ब्रह्मा या विष्णु का एक, अपन ये बोल सकते हैं, निर्माण नहीं कर रहा है। वह किसका निर्माण कर रहा है? एक चार भुजाओं से जो बंद आकृति होती है, वह किसी का निर्माण कर रहा है। आई बात समझ में? यानी अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछना चाह रहा है, अपन उसका उत्तर उसी के अनुसार देंगे। एक वाक्य और देखेंगे। हाँ, ये खास ध्यान मत रखना कि तो वाक्य में प्रयोग हो गया तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं ये लिख दूं कि राम चतुर्भुज की पूजा करता है, राम चतुर्भुज की पूजा करता है, तो यहां पर 100% बहुव्रीहि समास ही होगा। कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता वाक्यांश। क्यों? क्योंकि यहां पर यह किसकी कर रहा है? या तो विष्णु की कर रहा है या ब्रह्मा की कर रहा है। इसमें किसी देव की पूजा कर रहा है, लेकिन यहां पर वह देव को बना नहीं रहा है, यहां पर एक आकृति विशेष बना रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? एक शब्द और देखें, एक वाक्य और देखें, उसके बाद अपन इसके भेदों पर देखें। एक प्रश्न आया हुआ है, त्रिलोचन से कामदेव भस्म हो गए। क्या था? त्रिलोचन से कामदेव भस्म हो गए। अब देखो यहां पर अगले ने इन तीनों को अंडरलाइन किया था, ठीक है। और यहां पर देखो इसमें समास कौन सा है? वाक्य में प्रयुक्त हुआ है लेकिन अलग अलग निकलेगा। क्या है? तो कामदेव, जब आप मनोज को लिखेंगे, मनोज का अर्थ ही कामदेव होता है। मनोज,
त्रिलोचन यानी तीन है नेत्र जिसके, यहां पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है? शिव। यहां पर क्या निकल रहा है? शिव के त्रिलोचन। अब यहां पर क्या निकल रहा है? जो तीसरा नेत्र है इसके बारे में, यानी तीन नेत्र, ये क्या हो गया इस त्रिलोचन का? मनोज, यानी मन में जन्मा हुआ, वह क्या होता है? मनोज, यानी कामदेव। यानी यहां पर तो समास कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। कौन सा समास? बहुब्रीहि। यहां पर देखें तो द्विगु। कौन सा? द्विगु। और यहां पर पुनः बहुब्रीहि। तो इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, बहुब्रीहि, द्विगु और बहुब्रीहि। ये वाला जो ऑप्शन था वह सही माना गया। कोई दिक्कत यहां तक? चलो देखिए आगे। अब अपन बात करते हैं समास के भेदों के बारे में। समास के भेद कितने होते हैं? सभी अपना अपना उत्तर सोचे नहीं। समास के कितने भेद होते हैं? प्रश्न अपना ये है, समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में आपको मिलेगा 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6 और 7 समास के भेद। तो इसमें से अपन सही किसको करेंगे? सही किसको करेंगे? देखिए ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये तो पूर्णतः गलत है। यानी 4 भी सही है, 5 भी सही है और 6 भी सही है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि समास के कितने भेद हैं, वह तब अपन उसमें क्या करेंगे? तो देखिए इसको अपन 4 किस प्रकार से है, 5 किस प्रकार से और 6 किस प्रकार से है, ये अपन देखते हैं। इसको तो अपन मिटा देते हैं। सबसे पहले देखेंगे 4 किस प्रकार से है। मैंने अपने शुरू में बात की थी कि समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। एक तो पहला पद अपन बोल सकते हैं पहला और दूसरा, या प्रथम पद और प्रथम पद तो पहले में आगे अपने सोच में पूर्व पद और पर पद। पूर्व पद या पर। बात समझ में आई? प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या पर पद अपन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न ये आता है परीक्षाओं में कि पदों की प्रधानता के आधार पर या पद प्रधान के आधार पर, किसके आधार पर? पद प्रधान के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है साहब, पद प्रधानता के या पदों के प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। अब देखो यहां पर हुए 4, वो किस प्रकार से हुई वो अपन देखते हैं। एक वो जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ध्यान से देखिए, नंबर से देखिए, पहला पद जिसमें प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला पद जिसमें प्रधान होता है। कौन सा समास होता है जी? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। एक वो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। वह कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। विस्तार से अपन इसके बारे में बाद में देखेंगे, एक बार केवल नाम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा पद प्रधान कौन सा? तत्पुरुष समास। लेकिन 2 समास ऐसे और भी हैं जिनमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। अपन यहीं से देखेंगे इसमें, एक तो कर्मधारय और एक द्विगु। कर्मधारय और द्विगु में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। आगे की इनकी और विशेषता है वो अपन साथ देखेंगे। यानी एक तो वो जिसमें पहला पद प्रधान हो, एक वो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, एक वो जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों या उभय पद प्रधान। क्या?
उभय पद प्रधान हो, उभय पद प्रधान हो, वह कौन सा होता है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। एक वो जिसमें दोनों ही पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान या गौण, यानी दोनों ही पद क्या होंगे? गौण होंगे, कोई भी पद विशेष नहीं होगा। वह कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, यानी इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है इसमें। ये अपने क्या हो गए? जो पद प्रधान की दृष्टि से है चारण, एक वो जिसमें पहला पद प्रधान होता है, एक वो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, एक वो जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और एक वो जिसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है। वह कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। आइए यहां पे बात समझ में। अब देखिए, 5 अपन किस प्रकार से करते हैं? 5 जब संस्कृत का नाम आ जाए, जिन्होंने रिट में संस्कृत विषय का चयन किया है या संस्कृत विषय वाला ऑप्शन चुना है, उसमें आप संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे 5 भेद। कौन से? उसमें 4 तो ये आ जाएंगे और 5वां भेद होगा केवल समास, यानी यह पहले नंबर पर आएगा केवल समास। यानी जिनमें इन चारों का कोई नियम लागू नहीं होता है, वह कौन सा होता है? केवल समास। बाकी के अपन 4 ये के ये लिख लेंगे। 2 पर कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। 3 पर यही वाला जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। नंबर 4 पर जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन सा? द्वंद्व समास। 5वां कौन सा? जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी बहुब्रीहि समास। ये कौन सा हो गए? 5 भेद। इस प्रकार से ये 5 भेद हो गए। इसमें 2 और कौन से? तो कर्मधारय और एक द्विगु, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, ये इसके 5 हो गए। कौन सी भाषा में? संस्कृत, या अपन ये बोल सकते हैं मूल। कौन सी में? मूल रूप से या मूल भाषा में, या अपन इसको बोल सकते हैं मूल रूप से। मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, हिंदी का नाम आ जाए, कहां पर? जहां हिंदी का नाम आ जाए वहां पर अपने को कितने भेद करने हैं? 6 भेद ही करने हैं। कितने भेद करने हैं? 6 भेद ही करने हैं। कौन सा? पहला अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। नंबर 2 दूसरा कौन सा होता है? यानी जिसमें इसमें पहला पद प्रधान हो गया, दूसरे में दूसरा पद, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर अपन तत्पुरुष को सबसे अंत में देखेंगे, एक कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। नंबर 3 पर आता है, यह आपने लिखेंगे द्विगु समास। किसको पढ़ेंगे? द्विगु समास। नंबर 4 पर पढ़ेंगे द्वंद्व समास, और नंबर 5 पर पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। और नंबर 6 पर आएगा कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा? पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और अंतिम में तत्पुरुष समास। ये 6 भेद अपने हिंदी भाषा में होते हैं। अब एक चीज यहां से आप देखिए, अपने जो पद प्रधान की दृष्टि से है वहां पर भी वो हिंदी वाले 6 नाम आ रहे हैं। जो केवल समास यानी संस्कृत या मूल भाषा में आते हैं वहां पर भी 5 भेद, यानी उनमें भी अपने वो 6 नाम आ रहे हैं। और जो हिंदी वाले हैं वहां पर भी ये 6 नाम आ रहे हैं।
अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो 6 नाम है उनका अध्ययन तो अपन हर जगह ही करेंगे, हर जगह ही करेंगे। इसलिए हिंदी भाषा में इन जो कर्मधारय उद्दीपक समास है इनको अलग अलग नाम ले लिया है। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब अपन इनको क्रम वाइज पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा न करते हुए अपन इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे वाले वीडियो में अपन हर समास को क्रम वाइज पढ़ेंगे। और जो मित्र या जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जिसने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों से करवाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सूचना, यह